जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 से संबंधित मैं दोस्तों आप लोग के सामने जीके और जीएस की टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों। और यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है दोस्तों जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड मैं दोस्तों क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा दोस्तों, प्रकाश वैद्युत विभव क्या है? तो यह है दोस्तों तत्कालिक प्रक्रिया। ये क्या है? तत्कालिक प्रक्रिया है। एक्स किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यह होता है दोस्तों यूरेनियम धातु का। किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम धातु का। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन प्रकार से दोस्तों तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उच्च तापीय अतिचालक धातु कौन सी है? तो यह है दोस्तों सेरेमिक ऑक्साइड उच्च तापीय अतिचालक धातु है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। एक परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किससे बनी होती है? तो यह बनी होती है दोस्तों सिलिकॉन से। किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। अगला प्रश्न, ऑटो हान ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? तो यह की थी दोस्तों यूरेनियम विखंडन सिद्धांत के आधार पर। लेजर एक युक्ति है किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो यह की जाती है दोस्तों उद्दीपित विकिरण के द्वारा। उद्दीपित विकिरण के द्वारा उत्पन्न की जाती है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किसमें किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों रॉकेट में। किसमें किया जाता है? रॉकेट में किया जाता है। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? दोस्तों प्रश्न है कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है क्योंकि श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग में चलती है। अगला प्रश्न है, किस कण का आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है। तो यह है दोस्तों माइक्रोवेव फोटॉन ने। किसने दोस्तों? माइक्रोवेव वेव फोटॉन। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12। तारे में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? तो यह कारण है दोस्तों हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। तारे में अक्षय ऊर्जा के स्रोत है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13। एक्स किरणों के वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो यह बढ़ाई जा सकती है दोस्तों कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर यह बात की जाती है। पहले तापयनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था दोस्तों जे.एल. फ्लेमिंग ने। पहले तापयनिक वाल्व का आविष्कार। आगे देख लेते हैं
किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित किसमें करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों एक ही प्रवृत्ति में। किसमें करते हैं? एक ही प्रवृत्ति में करते हैं। कण एक ही गति ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, सबसे अधिक संवेग किसका है? तो यह है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का। किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुपर कंडक्टर कैसे पदार्थ हैं? तो यह है दोस्तों जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं दोस्तों, उसी को सुपर कंडक्टर कहते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 18, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो यह है दोस्तों परासव्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। आगे है प्रश्न नंबर 19, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो इसकी चालकता असीमित होती है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश वोल्टी कौन सी सेल होती है? तो प्रकाश वोल्टी दोस्तों सौर सेल होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से मेरे दोस्तों रिकेट्स रोग होता है, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं। विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से मेरे दोस्तों खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों स्कॉर्बिक अम्ल। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील है दोस्तों ए ई, वसा में घुलनशील है ए और ई। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। आगे देख लेते हैं, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो यह है दोस्तों तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का नाम है दोस्तों कैल्सीफेरॉल। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल के कमी होने से दोस्तों मांसपेशियों में थकावट आती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में मेरे दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। अगला प्रश्न, कैंसर संबंधित रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्गेनोलॉजी कहलाता है कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन करना। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? यह होती है दोस्तों तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका। दांत मुख्य रूप से किन पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन, डेंटाइन के दांत बने होते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो यह होती है दोस्तों पैरामीशियम के आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो केचुए की एक भी आंख नहीं होती। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो यह है विटामिन ए का समृद्ध स्रोत। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में मेरे दोस्तों प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो यह होता है दोस्तों 1350 ग्राम का। कितने ग्राम का होता है मनुष्य का
मस्तिष्क दोस्तों 1350 ग्राम का। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में पाया जाता है दोस्तों लोहा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। किण्वन का उदाहरण है, तो किण्वन का उदाहरण होता है दोस्तों दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, यह सब किण्वन के उदाहरण है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो यह है दोस्तों पनीर। पनीर है जो नए ऊतक शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रेको। ड्रेको है दोस्तों उड़ने वाली छिपकली। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा है दोस्तों जो घोंसला बनाता है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो सबसे बड़ी मछली है दोस्तों वेल शार्क होती है। आगे देख लेते हैं। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो इस दाल में दोस्तों सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिल के कारण दोस्तों देसी घी में सुगंध आती है। आगे देख लेते हैं। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का मेरे दोस्तों विक्षेपण सबसे अधिक होता है। आगे चलते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेएल बेयर ने दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार किया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा चमकदार इसलिए दिखाई देता है दोस्तों क्योंकि सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। आगे देख लेते हैं। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों लैक्टोमीटर यंत्र से। आगे देख लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो यह है एल्यूमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो यह बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दोस्तों ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक दोस्तों शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। आगे देख लेते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो कुत्ता को दोस्तों सबसे पहले पालतू बनाया। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी ने दोस्तों ऐसा किया था। आगे देख लेते हैं। 60वां प्रश्न है। गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो गुब्बारों में मेरे दोस्तों हीलियम गैस प्रयोग होती है। आगे देख लेते हैं। स्वर्गीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्वर्गीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहा जाता है खगोल विज्ञान। आगे देखते हैं। जंतुओं और उनसे होने वाले रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों जीवाणु विज्ञान। आगे देख लेते हैं। मानव जाति की उत्पत्ति और विकास से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों नृविज्ञान। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है कोशिका का अध्ययन। आगे देख लेते हैं।
हृदय के कार्यों और रोगों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों कार्डियोलॉजी। हृदय के कार्यों और रोगों से संबंधित विज्ञान को। आगे देख लेते हैं, त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो त्वचा विज्ञान कहलाता है दोस्तों त्वचा का अध्ययन। रक्त वाहिका प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी कहा जाता है। कवक और कवक रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों माइकोलॉजी। आगे देख लेते हैं प्रश्न अगला, ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ट्यूमर का अध्ययन कहलाता है दोस्तों ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी कहलाता है। लीवर और उसके रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेपेटोलॉजी कहलाता है लीवर और उसके रोग का अध्ययन। गुप्त लेखन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्रिप्टोग्राफी कहलाता है दोस्तों गुप्त लेखन का अध्ययन। आगे देख लेते हैं, तंत्रिका तंत्र उसके कार्यों और उसके विकारों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों न्यूरोलॉजी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आनुवंशिकता की घटनाओं से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है दोस्तों आनुवांशिकी। आनुवांशिकी कहलाती है। प्रश्न देख लेते हैं कि आनुवांशिकता की घटनाओं से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो यह कहलाती है दोस्तों आनुवांशिकी। रोगों के कारणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एटीएलजी कहते हैं दोस्तों। एटीएलजी कहते हैं इसको। कानों और उनके रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों ओटोलॉजी कहते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 76, पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों भूविज्ञान। किडनी और उसके कार्यों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों नेफ्रोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों वायरोलॉजी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों पक्षी विज्ञान। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों पालियोंटोलॉजी। पालियोंटोलॉजी कहलाता है दोस्तों जीवाश्मों का अध्ययन। तो यह रहे आज के हमारे दोस्तों 80 प्रश्न। और ये हमारा सेशन कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और सेशन पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें और हमारे इस सेशन को शेयर कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।